हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण लेसन नंबर 2 वर्ण विचार का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे व्यंजन। तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना भी साथ साथ में। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो जैसा कि पहले हमने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि वर्ग का मतलब होता है समूह। तो जैसे क वर्ग में क से लेके अंगा टोटल 5 अक्षर आते हैं, उसी तरह से च, ट, त, प वर्ग में भी टोटल 5 अक्षर आते हैं। वर्ग मतलब होता है समूह। तो ये इन सब का एक एक का समूह है। और अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। उष्म होता है बड़ा श, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह। संयुक्त है छ, त्र, ज्ञ और श्र। अतिरिक्त है ड और ढ। तो ये यहाँ पे जो इस पिक्चर में आपको टोटल व्यंजन वर्ण दिख रहे हैं ना, ये सभी स्वर के बिना लिखे हैं, इसीलिए इसके नीचे हलंत लगा है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट स्पर्श मतलब होता है छूना। मतलब अगर हम क से लेकर के प वर्ग तक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु जो है मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हें 5 भागों में बांटा गया। वर्ग मतलब होता है भाग। तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, परंतु जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 है: य, र, ल, व। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। यानी जैसे स्वरों का उच्चारण हम करते हैं और व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो होता है उस तरह से उच्चारण होता है अंतस्थ व्यंजन का। और इनके उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठ निकट आने से होता है। मतलब जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ, तालु, दांत और होंठ जो निकट आ जाते हैं, परंतु जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से मतलब स्पर्श नहीं करती। अर्थात जब हम अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं यानी इसको पढ़ते हैं तो जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से छू नहीं पाती है। और अंतस्थ व्यंजन 4 है: य, र, ल, व। अगला है उष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी ये संख्या में 4 है। तो जो ये उष्म व्यंजन है श, श, स, ह, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें आभास होता है कि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह में उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। हवा के रगड़ खाने से मुंह में उष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, तभी इसका नाम जो उष्म व्यंजन पड़ा है और ये संख्या में 4 है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम आपको एक एक वर्ड अलग अलग से समझाएंगे। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन का नाम संयुक्त व्यंजन क्यों पड़ा है, तो संयुक्त का अर्थ क्या है ये हमें पहले जान लेना होगा। तो स्टूडेंट संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। मतलब एक के साथ कई चीज जब मिले होते हैं तो उसे हम संयुक्त रूप से कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि नाम ही है संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ पे क्लियर ही हो रहा है अपने नाम ही से।
तो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने ना कि संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजनों के मिलाने से बनता है और इनका प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में होता है। तो ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, इनसे जो शब्द बनते हैं वे सभी संस्कृत के शब्द होते हैं, अर्थात तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम छात्र ज्ञ ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो छ जो है वो क और मूर्धन्य श प्लस छोटे अ से मिलकर बना है छ। त्र जो है त र और अ से मिलकर बना है। ज्ञ जो है ज इया और अ से मिलकर बना है। श्र जो है वो बड़ा श र और अ से मिलकर बना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हैं छत्री, क्षमा, रक्षा। त्र का एग्जाम्पल है त्रिकोण, त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञ का एग्जाम्पल है ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान। और श्र का एग्जाम्पल है श्रीमान, श्रीमती, श्रम और श्रमिक। तो ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे हैं ये सभी जो है तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। अब देखिए हिंदी के कुछ अन्य संयुक्ताक्षरों का भी प्रयोग किया, यानी हिंदी में कुछ और भी संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ह और र को मिलाने से हर्ष और हरास, यानी ह के बीच में छोटा सा र का निशान लगा देते हैं तो हो जाएगा, नया शब्द बनेगा हर्ष और हराश। और प्र यानी प और र को मिलाने से प्र बनता है, इससे शब्द बनते हैं प्रश्न, प्रकाश, प्रतिज्ञा। द और य को मिलाने से ध बनता है या फिर द इसको पढ़ते हैं, जैसे विद्या, गद्य, विद्यालय। क और त से मिलाने से बनता है कत यानी भक्त, रक्त, वक्त। ये हो गए नए शब्द। द और ध को मिलाने से कुछ शब्द बनते हैं शुद्ध, बुद्ध, बुद्धि। त और य के मिलाने से कुछ शब्द बने सत्य, मृत्यु, असत्य। तो हिंदी में कुछ इस तरह से संयुक्ताक्षरों का भी हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। तो जब एक ही व्यंजन स्वर रहित या स्वर सहित रूप में मिलता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो स्वर रहित का मतलब बिना स्वरों के और स्वर सहित मतलब स्वरों के साथ। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, मतलब एक स्वर के बिना च है और एक स्वर के साथ वाला च है। इससे बनकर नया शब्द बना है बच्चा, सच्चा। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट सभी हैं, दो न मिलकर के नए शब्द बने हैं, दो ला मिलकर के, दो ड मिलकर के, दो ज, दो क और दो त मिलकर के। तो इन सभी एग्जाम्पलों में एक जो एग्जाम्पल है वो स्वर के बिना है और दूसरा स्वर के साथ मिलकर के इन सब शब्दों को बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब अगला देखते हैं। क्या आप जानते हैं र के विभिन्न रूप, यानी जब र किसी व्यंजन के पूर्व आ जाता है तो उसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर परंतु उसका उच्चारण होता है, जहां उसका उच्चारण होता है उसके अगले वर्ण पर किया जाता है। यानी र जब किसी व्यंजन के पहले आने लगता है तो उसे हम सुविधा के अनुसार उसको जो है व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कर्म, धर्म, पर्व, मार्ग आदि। अब दूसरा र है किसी स्वर रहित व्यंजन के पश्चात अगर र आ जाता है तो उसे एक तिरछी रेखा के रूप में ड तथा ड के नीचे र को जो है लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्र, द्र, क्र, म्र, ट्र, ड्र। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, सबसे पहले पहला वाला जो र है वो अगर किसी व्यंजन के पूर्व आता है तो उसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण वही होता है जहाँ पे वो रहता है। जैसे एग्जाम्पल है कर्म, तो कर्म यानी क के बाद र आ रहा है, उसके बाद म आ रहा है, तो इसका उच्चारण हम क के बाद ही करेंगे लेकिन इसे लिखेंगे म के ऊपर। ठीक है बच्चों। अब अगला है जब र किसी, अब नेक्स्ट है अतिरिक्त व्यंजन। तो हिंदी में ड तथा ढ दो अतिरिक्त व्यंजनों का प्रयोग भी किया जाता है। इनका उच्चारण ड ढ से भिन्न होता है, यानी जो ट वर्ग वाला ड ढ होता है इनके उच्चारण से जो नुक्ता वाले ड ढ होते हैं इनका उच्चारण अलग होता है। एग्जाम्पल है सड़क, पेड़, चढ़ और पढ़।
तो स्टूडेंट, हमने अपनी जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी लेसन नंबर 2 का, इसमें आपको बताए थे ना कि जो ये नुक्ता वाले ड होते हैं, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, अर्थात इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। ये शब्दों के हमेशा बीच में या अंत में आते हैं। अब देखिए आगत ध्वनियाँ, तो आगत जैसा कि अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब आने वाली ध्वनियाँ। तो विदेशी भाषाओं से जो ध्वनियाँ हिंदी भाषा में आ गई उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। विदेशी भाषा के संपर्क में आने से कुछ विदेशी ध्वनियाँ हिंदी में भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे आ यानी जो अर्धचंद्र वाले शब्द हैं, इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के आय शब्दों के साथ होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज। तो ये तीनों जो है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में हम उसी तरह लिख देते हैं, तभी इसके ऊपर जो है ये अर्धचंद्र लगता है। नुक्ता, ज तथा फ, इनका प्रयोग अरबी तथा फारसी भाषा से आए शब्दों के साथ किया जाता है। इन्हें नुक्ता कहते हैं। जैसे ये जो बिंदी लगी ज फ के नीचे, इसको नुक्ता बोलते हैं। और ये ऐसे शब्द जो है, जो नुक्ता वाले शब्द हैं, ये अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। एग्जाम्पल है जख्म, जुल्म, फसल आदि। अब देखिए नेक्स्ट है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो है, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण मतलब होता है जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी जब हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से अगर हम कम वायु हमारे निकलती है तो उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी जैसे हमने आपको बताया था ना, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग, तो इन सब के वर्गों का पहला वर्ग, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और उसके साथ जो है य, र, ल, व और जो ये नुक्ता वाला जो ड होता है। एक बार हम फिर आपको समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं क वर्ग को। तो क वर्ग में क, ग और अंगा, ये यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क वर्ग का, और य, र, ल, व, ड, ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इन 5 वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी अक्षर बड़ा, और य, र, ल, व और जो नुक्ता वाला जो ड है, बिंदी वाला जो ड है, ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से बहुत ज्यादा वायु यानी हवा निकलती है तो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं, उन वर्ग का दूसरा, चौथा एवं जो उष्म व्यंजन होते हैं, श, स, स, ह और ढ, जो नुक्ता वाला ढ होता है, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों के भेद, तो ये था श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। अब है स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन के भेद। तो उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो सबसे पहले हम अघोष व्यंजनों को जानेंगे। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन निम्नलिखित है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, बड़ा श, मूर्धन्य श और छोटा सा। अब देखिए सघोष व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होने के कारण घोष उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। तो सघोष मतलब होता है मतलब इसमें कंपन के साथ,
ठीक है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है और य, र, ल, व, ह ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो एक बार और समझिए, जो अघोष व्यंजन होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और जो है मूर्धन्य श, छोटा सा और बड़ा सा, ये अघोष व्यंजन है। और सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पहला और दूसरा तो अघोष है, तो बच गया तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सघोष व्यंजन है। उसके साथ य, र, ल, व और ह ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो देखिए यहाँ पे वर्णों का उच्चारण स्थान दिया है, तो इसको सभी को याद करना होगा, बिना याद किए ये किसी को भी नहीं आएगा। तो देखिए, कंठ से हम लोग किसका उच्चारण करते हैं, छोटे अ, बड़ा आ और क वर्ग के जितने भी उसमें शब्द हैं वो, सॉरी शब्द नहीं अक्षर हैं और विसर्ग, तो इनको कंठ्य बोलते हैं। यानी ये जो उच्चारण होने वाले वर्ण है इसको कंठ्य बोलते हैं। तालु से छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग वाले शब्द, और सॉरी शब्द नहीं अक्षर, और य और बड़ा श ये तालव्य बोले जाते हैं। मूर्धा से री, ट वर्ग और र और श इन अक्षरों का उच्चारण होता है, इन्हें मूर्धन्य बोलते हैं। दंत से त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग, ल और छोटा सा इनका उच्चारण होता है, इन्हें दंत्य बोलते हैं। और ओष्ठ से छोटे ऊ, बड़े ऊ और प वर्ग का उच्चारण होता है, इन्हें ओष्ठ बोलते हैं। नासिका से जो भी मतलब इया, अंगा, अड़ा, न, म और अंग का उच्चारण होता है, यानी जो पंचम अक्षर होते हैं वर्गों के उसे हम नासिका बोलते हैं, यानी नासिका से इसका उच्चारण होता है, इसे हम नासिक के वर्ण बोलते हैं। अब कंठ तालु से ए और ए का उच्चारण होता है, इसे हम कंठ तालव्य बोलते हैं। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ से ओ और अ का उच्चारण होता है, इसे हम कंठोष्ठ बोलते हैं। और व का उच्चारण दंत और ओठ दोनों से होता है, इसलिए हम उसे दंतोष्ठ बोलते हैं। ओके, थैंक यू।